नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे युवा लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की कहानी ब्लैक होल्स। मनीषा जी की कहानियों में दर्शन और विचार की गहराई है। इनकी कहानियों में एक तरह के खुलेपन का आग्रह भी मिलता है, जो जड़ता से बाहर निकलकर तर्क संगत विचार की पैरवी करता है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी ब्लैक होल्स। आखिरकार मैं पिता हूं। मेरी हथेलियों को ग्लानि नम कर गई है, जिसे मैं बार बार पोंछ रहा हूं अपनी पतलून से। वह लाल पोल्का डॉट्स वाली स्कर्ट में जो खड़ी है, अपने कॉलेज के गेट पर मुड़कर मुझे देखती हुई, मेरी बेटी है। आज पहली बार मैं आहत हूं अपने आप से। वह मुझसे होगी ही, और उससे जो आहत होकर, जाने दें, घबराहट होती है सोचकर। मैं आपको बताता हूं अपनी ग्लानि की सारी वजह। बुरा ना माने तो शुरू से बताऊं, थोड़ा विस्तार हो जाए तो। मेरी बेटी का जब जन्म हुआ था, मिलिट्री हॉस्पिटल की सारी नर्सें मेरी बीबी के वार्ड में इकट्ठी हो गई थीं। मैं उसे देखने के लिए सच में कतार में खड़ा था। उन सबके चेहरे पर एक ही इबारत थी, इतना खूबसूरत बच्चा। अपनी बारी आने पर मैं उस नन्हे बंडल को अपनी हथेलियों में थाम कर रो पड़ा था। उसने तुरंत ही मेरी उंगली पकड़कर पलकें खोली थी। नन्हे चेरी जैसे लाल होंठ कपकपाए थे। मैं उसी दिन समझा कितना अलग होता है पापा होना। उसने अपने सुंदर चेहरे से ही नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से भी मुझे हमेशा गौरवान्वित किया। हम सब ने मिलकर उसे मूल्य संवेदनाएं उपहार में दिए, सबसे स्नेह करने की सीख दी, सौजन्यता उसके हर अंदाज में भर दी, सिखाया एक छोटे कैटरपिलर तक से प्रेम करना। वह सब थमा दिया जो आदर्शों पर खरा उतरता। हम दोनों पढ़ने के शौकीन, उसकी उम्र के हिसाब से तरह तरह की किताबों से हम दोनों ने उसकी अलमारियां भर दी। किताबों के प्रेम में वह अपनी उम्र से भी गंभीर चीजें पढ़ने लगी। किसी भी विषय पर जब वह बोलती, लोग हतप्रभ रह जाते। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। वह 10वीं क्लास में थी कि उसे हर किशोरी की तरह लड़कों में रुचि जगी। एक दो लड़कों से सहज दोस्ती हुई। एक से वह कब और निकट हुई, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके अंदाज में कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि वह स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ने में रुचि लेने लगी। मुझे याद है, उसके जीवन का पहला थप्पड़ मेरे ही हाथों उसके चंपई कोमल गालों पर पड़ा। एक शाम किसी मीटिंग से लौटते हुए मैंने शाम के झुटपुटे में जब उसे एक मलिन कपड़ों वाले, लंबे मगर दुबले, साधारण से लड़के के साथ उसकी साइकिल हाथ में लिए ट्यूशन से पैदल घर लौटते देखा। बीच बीच में इधर उधर ताक कर दोनों हाथ थाम लेते। ढलती सांझ में उसके गालों पर गुलाब खिलते हुए मैंने देखे थे। लड़का मुझे सामने से आकर गाड़ी रोकते देख सहम गया। सहमी वह भी, पर छुपा गई। नमस्ते कर वह लड़का उल्टा मुड़ गया अपनी साइकिल लेकर। वह मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मेरी चुप्पी की गंभीरता उसे पता है। घर आकर पूछा गया कि कौन था वह लड़का। क्लासमेट। कपड़ों से वह अफसर का बेटा तो नहीं लग रहा था। है भी नहीं, उसके पापा लश्कर हैं। थप्पड़ जोर का था, उंगलियां छप गईं और उसे बुखार आ गया। मैं रात भर उसे गोद में लिए रहा। मेरी पत्नी समझाती रही कि समाज में कई वर्ग होते हैं, हर वर्ग का अलग अलग जीवन होता है। जब हम कोई ड्रेस खरीदते हैं, जूते तक बेमेल नहीं पहनते। मम्मी, जिंदगी ड्रेस नहीं होती, इंसान जूते नहीं होते। व्यवहारिकता कुछ होती है, यह तो मानोगी। वह पढ़ने में ब्रिलियंट है, फुटबॉल टीम का कैप्टन है। वह आगे कुछ अच्छा जरूर कर लेगा। जो भी हो, तुम उससे एक दूरी बरतोगी। वह कातर असमंजस से अपनी मां को देखकर निढाल हो गई। बुखार उतरा, स्कूल शुरू हुआ। उसने उस लड़के से दूरी बना ली। पता नहीं कब उसने एक सुंदर आवरण ओढ़ लिया, हंसता मुस्काता, और होठों पर सेंसर लगा लिया। वही बोलती जो हम सुनना चाहते। रहस्यों की कितनी गांठें उसने मन के रेशम में बांध ली। किताबें कुछ कहती,
हम अलग अलग अवसरों पर पॉज ले लेकर अलग अलग बातें करते। वह एक निगाह असमंजस की हम पर डालती और मन के रेशम में एक गांठ लगा लेती। ऐसा लगता था कि वह एक बेटी के तौर पर प्रकाश और आदर्श की दुनिया में रहती, लेकिन जब नजर उठाती कुछ और देखती। लेकिन आधी दुनिया के प्रकाशवान होने के बरक्स आधी दुनिया कर्कश, हिंसक और बीमारियों और वर्ग भेदों से भरी दुनिया भी थी। सारे आदर्शों की बात करते बड़े लोगों की अपनी कमजोरियां और भ्रम थे। कुलीनता की रोशनी के अपने साए जो गिरते जमीन ही पर थे। विश्वासों की एड़ियों में दरारें थीं। मैं परेशान हो रहा था कि उसकी मित्रता हमेशा व्यथित, टूटे, दरार पड़े बच्चों से क्यों होती है। लड़कियां भी अक्सर थोड़े कमतर वर्ग की या फिर अलमस्त, बिना आवरण वाली लड़कियां, जिन्हें हम लोग बिगड़ैल कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं पिता हूं। मेरी ये चिंताएं स्वाभाविक हैं। हो सकता है आप मुझे सामंती या वर्ग विभेद का पैरोकार समझ लें, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। फिर मसला किसी और सामाजिक संदर्भ का नहीं, मेरी अपनी बेटी का है। किसी से बिना उसका वर्ग जाने उसकी दोस्ती को हर कोई सराह सकता था, पर मुझे भय लगता था कि इन वंचितों की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां मेरी मासूम बच्ची को आहत न कर दें। आखिर पिता हूं। मुझे उसका बचपन याद आता, जब वह 2 साल की थी। हमारे आउट हाउस में रहने वाली बांग्लादेशी आया नजमा के बच्चों में ठुमक चलकर घुस जाती, उसकी सूखी रोटी छीनकर खाती, उन्हें अपना सेब खिलौने दे आती। ऐसे में नजमा माफी मांगती हुई खिलौने लौटाती तो हम उदारता को ओढ़े रहते, पर भीतर इन्फेक्शन के भय को पाले वे खिलौने उसी को दे देते। हम उसे अपनी सुरक्षाओं के घेरे में समेटते रहे, वह भीतर से फिसलकर दूर जाती रही। इस तरह कुछ बरस बीत गए। वह एक दुनिया में बसी 2 दुनियाओं से सामंजस्य करने लगी, पर ये 2 दुनियाएं भी द्विगुणित होने लगी। वह अब कॉलेज में आ गई। महानगर की विराटता में हर रोज न जाने कितने करोड़ लोग घरों से निकलकर किस सुरसा के मुख में समाते हैं, फिर निकलकर घरों में बंद। हम तीनों घर से निकलते, बिछड़ते, फिर शाम को ही मिलते। एक शाम की बात है, मैं घर लौटा, कार पार्क की अपने सरकारी कैंपस में बने अपार्टमेंट में, और ब्रीफ केस उठाकर चलने लगा। अंकल, बेहद दुबला, औसत कद, औसत चेहरा, नजर का मोटा चश्मा लगाए एक लड़का एक बंडल लिए खड़ा था। ये अनिंद्या के लेटर्स और फोटोग्राफ। उसे कहिएगा परसों संडे को मैं अपने वाले लेटर्स वापस लेने आऊंगा। पकड़ाकर वह तीर सा निकल गया। मैं हड़बड़ाहट में उसे रोक भी नहीं सका। मैं बेल बजाकर सीधे अपने कमरे में चला गया, अपने कमरे में गिटार बजाती अनिंद्या को उपेक्षित करता हुआ। रोज की तरह लंबा लाड़ दुलार का उसका समय टल गया। मैं समझ नहीं पा रहा था वह लड़का यह क्या देकर चला गया है। अनी 2 बार पर्दे से झांककर चली गई। मुझे यूनिफॉर्म में बिना जूता उतारे बिस्तर पर ढहा देखकर घबराकर लौट गई। उसकी मम्मी अभी लौटी नहीं थी। पापा, चाय बना दूं? तीसरी बार उससे रहा नहीं गया। चाय बनते ही उसकी मम्मी लौट आई। सबने खामोशी से चाय पी। मेरी पत्नी मेरा मूड भांपने की कोशिश में थी। उसने अनी को जाकर पढ़ने को कहा। मैंने मरी हुई खामोशी में कपड़े बदले, पत्नी को पर्दा डालने को कहकर बंडल खोला। जाने पहचाने हूबहू मेरे जैसे उसे विरासत में मिले सुघड़ मोती जैसे शब्द तरह तरह के रंगीन पेनों से लिखे। मैं सिहर गया। 50 से ज्यादा पत्र, तरह तरह के रोमानी संबोधन, कविताएं, आजीवन साथ निभाने का वादा, होने वाले बच्चों के सपने। नन्ही अनिंद्या और बच्चे। अभी तो गोदी से उतरकर चलना सीखी है। नहीं, हम भूल गए थे वह 18 की हो चुकी थी। देखने में लगती तो 15 की है, बल्कि मुझे तो वह चलना सीखती बच्ची ही लगती है। हमने देर रात तक वह बंडल उल्टा पुल्टा। कुछ खत अजीब थे, बीमारी से लड़ने की सलाह देते, या ऐसे आशय के कि काश इस पल तुम्हारे पास आ जाऊं।
और तुम्हारी बीमारी ले लूं। हम साथ लड़ेंगे इस बीमारी से। हम लंबी मैरिड लाइफ जिएंगे। सब ठीक होगा। पत्र बता रहे थे, इंटरनेट पर भी वे लगातार संवादरत हैं। एक एक पल की खबर दोनों बांटते हैं। मुलाकातें कॉलेज गोल करके हो रही हैं। कुछ यहीं नाक के नीचे कैंपस के सेंट्रल गार्डन में, कॉलेज के पास के कैफे में, कुछ मिलिट्री अस्पताल के वार्ड में। वे खत अंग्रेजी में थे। उनमें से एक उन सब खतों को समेटता सा था। वही दिखाई देता हूं कि लड़की किस हद तक। मैं कब तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। यह तुम शिकायत कर नहीं सकते कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती हूं। तुम मेरे हर पत्र को और हर मुलाकात को आखिरी पत्र या आखिरी मुलाकात क्यों समझने लगते हो? तुम मेरे प्यार को तमाम बड़े और दुनियादार लोगों की तरह दीवानगी नहीं, दया मानते हो तो बुरा लगता है। तुम तो ऐसा मत कहो और समझो, मैं सच ही तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहूंगी। तुम जीनियस हो। तुम दर्द शब्द को अनी से बदल कर देखो ना। मुझे पसलियों में अनी हो रही है। मेरी आंखें अनी से भरी हैं। मैं अनी के साथ रहना कब सीखूंगा? हा हा हा। मैंने सपनों में एक क्यूट बेबी देखा, जामुन के पेड़ के नीचे खाली डायपर पहने झुककर कुछ उठा रहा था। तुम पेड़ पर चढ़े थे, काले जामुनों की डाल हिलाते। हमारा बच्चा। मैंने तुमसे पूछा था, चलो नाम सोचें। तुम सड़ा मुंह बनाकर उठ गए थे बेंच से। क्या तुम्हें छोटे बच्चे नहीं पसंद रोहन? मेरे तकिए तुमने देखे होते तो हमेशा उन पर मस्कारा और आई लाइनर के गीले दाग होते हैं। हाँ, मैं पत्थर नहीं हूं। मेरी कोशिश थी कि मैं तुम्हारे भीतर एक चिंगारी छोड़ दूं। तुम उठो और जोश से भर जाओ। मेरी सारी कोशिशें, कुछ हालात, कुछ तुम बेकार कर देते हो। तुम जो कर रहे हो उसमें गहरे डूब जाओ। प्रेम और प्रोग्रामिंग। तुमने मेरे लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया वह बहुत काम का है। मैं कितने ग्राफिक्स चुटकियों में बना लेती हूँ। सुनो, जब मैं अपनी पहली एनिमेशन फिल्म बनाऊंगी, उसका अंत परियों की कहानियों या फिल्मों जैसा नहीं होगा। दे लिव्ड हैप्पीली या दे डाइड इन ईच अदर आर्म्स। नो नो, मैं उनको बच्चों को पालते, लड़ते झगड़ते, कुकिंग करते, प्यार करते दिखाऊंगी। जिंदगी यही है, रोजमर्रा, जिसे रूटीन कहते हैं हम। रोहन, वही असल जीना है। तुम्हें न्यू ईयर बॉल में आना होगा। हमें अच्छे से तैयार होना है। थीम है समुद्री डाकू और जलपरियां। कल हम शॉपिंग पर चलें यानी? रोहन, मैंने तुम्हारे चाहने से खुद को कई चीजों से दूर कर लिया है। मैंने मानने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए बनी हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं यह सोचूं कि मैंने तुम्हारी तरफ बढ़कर गलत फैसला किया। मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने मेरे कॉलेज के दोस्तों के सामने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की। मुझे आदत नहीं है रोहन। हमारे यहाँ कोई इतना तेज और कड़वा नहीं बोलता। मैं बहुत क्लासेस बंक नहीं कर सकती। मेरा सेमेस्टर खराब होते होते बचा। पापा ने बहुत जुगाड़ करके मेरे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवाया। मैं उन्हें बता भी नहीं सकी। कई बार मुझे भी लगने लगा है कि तुम्हारा दर्द नकली है। तुम ठीक होना ही नहीं चाहते। परसों जब तुम्हारे वार्ड में हम कार्ड्स खेल रहे थे और तुम्हारी मम्मी का अचानक आकर मुझे जाने को कहना बहुत अजीब था। तुम तो कहते थे कि वे खुश हैं, कि मैं खुश हूं। अब अचानक क्या बदल गया? मुझे नहीं पता भविष्य में क्या है, पर मैंने हर हाल में तुम्हारे साथ जीना चाहा था, जीना चाहूंगी। पर शर्तें जो तुम लगा रहे हो वो मुझे तिल तिल गला रही हैं। मैं अपने कॉलेज के रूप को छोड़ नहीं सकती। मुझे स्कर्ट्स पहनना पसंद ही नहीं, बहुत आरामदेह लगता है। तुम मुझे थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हें मुस्कुराता बिना दर्द के देखने की मेरी चाह मुझसे मेरी हंसी छीन रही है रोहन। मम्मी मेरी उदासी से घबराकर 10 सवाल करती हैं। मेरे पास कमरा बंद कर लेने के सिवा कोई उपाय नहीं होता। मैं आगे नहीं बढ़ सका। कितना कुछ समानांतर गुजरता रहा और मैं पिता होकर बेखबर।
मुझे अपनी पत्नी पर भी गुस्सा आया। मैंने सारे खत, हाथ के बने कार्ड और कोलाज समेटकर अपनी वार्डरोब में रख लिए। पानी सिर से ऊपर था। उस दिन कुक खाना बनाकर रख कर चला गया। अनी को रात 11 बजे टेबल पर बुलाया गया। वह अनजानी आशंका से सहमी थी। डांटने की उम्र नहीं थी, पर हम सवालों के साथ दोनों उस पर बरस पड़े। मेरी पत्नी का अंदाज तल्ख होने लगा। मैं भी हताश था। पहले वह देर तक मुंह की जिप खोलने को तैयार नहीं हुई। ठंडा गरम भाव प्रभाव देकर जब उससे उगलवाया गया तो लब्बो लुआब पता चला कि लड़का इस बार किसी सीनियर नेवल अफसर का बेटा है, पर उसे कोई अजीब बीमारी है। लंबे समय से बीमार है, अचानक बेहोश हो जाता है। उसने किसी तरह 12वीं पास की है। अब घर पर रहकर आगे की पढ़ाई कर रहा है। महीने में 15 दिन अस्पताल में बीतते हैं। नई प्रणाली का इलाज असर करता रहा तो वह उबर आएगा। यह सब क्या है? किस शादी, बच्चे? पापा, हमने ऐसी वैसी कोई गलती नहीं की, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे किसी भी एक्साइटमेंट से दूर रहने को कहा है। हम दोनों हतप्रभ थे, लगभग हिल चुके थे भीतर गहरे। मैं सिर पकड़कर बैठा था। मेरी पत्नी उसे समझाए जा रही थी। तुम दिमाग से सोचती भी हो या? क्या तुम्हें जीवन भर किसी ऐसे बीमार लड़के की नर्स बनना मंजूर है? ऐसी दया में शादियां की जाती हैं। मैं प्यार करती हूं। प्यार? तुमसे समझदार वह लड़का है जो तुम्हारे खत लौटा गया। अपने लेने आएगा परसों। वह यह सब इसलिए लौटा रहा है क्योंकि नाराज है मेरी छोटी और स्लीवलेस ड्रेस पहनने से। वाह कमाल! इतनी हिम्मत और इतना अधिकार, जबकि तुम उसे इस हाल में भी। तुम जैसी लड़कियां होती हैं इस जमाने में। कुछ नहीं मम्मा, वह थोड़ा सा मुझे लेकर असुरक्षित है। नॉनसेंस। बीच में शनिवार था। सारा दिन अनी को समझाई गई दुनियादारी, इतनी कि उसे समझ आ गया कि वह नर्स बनकर किस लिए किसी बीमार लड़के के लिए जीवन तबाह करे। गर्मी के दिन थे, अमलतास बौरा रहा था। जामुनों पर फल लदे थे। संडे की सुबह वह लड़का मुझे हमारे 2 मंजिला अपार्टमेंट के नीचे अमलतास के पेड़ के नीचे मडराता दिख गया। उसके साथ एक लड़का और था। मुझे क्रोध आया। इसी बेवकूफ ने मेरी मासूम बेटी को फुसलाया है, अपनी बीमारी और अनाम दर्द को हथियार बनाकर। करते हैं औसत किस्म के लड़के ऐसा भी। हमारे जमाने में भी किया करते थे। उस लड़के ने नीचे से अनी को कॉल किया। मैंने उसे इशारे से कहा, ऊपर बुला लो। सहमी हुई अनी ने यही किया। लड़का पूरे आत्मविश्वास से भीतर आ गया। अंकल, अनिद्या को बुला दें। वह नहीं आएगी, मुझसे बात करो। ब्रेकअप करना है तो मेरे लेटर्स और गिफ्ट्स वापस कर दे। वह, उसके पास तुम्हारी ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने उसे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। वह तुम्हारे महंगे गिफ्ट्स की लालची नहीं। भीतर से अनिंद्या की मम्मी एक रिस्ट वॉच, एक नन्हा सोने के हार्ट वाला पेंडेंट और रे-बैन ब्रांड का ग्लासेस लाकर उसे पकड़ा गई। लो और चलते बनो। मेरे लेटर्स? अनिंद्या कह रही है उसके पास कोई लेटर नहीं। मेरी पत्नी ने कहा। हैं, उसे देने होंगे। ब्रेकअप ऐसे नहीं होता, कहकर जिस तरह वह अनी के कमरे की ओर लपका, मैं हैरानी और गुस्से में भर गया कि इसे अनी का बेडरूम भी पता है। मैंने उसकी बांह थामी और झन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया। तभी अंदर से अनिंद्या बाहर आ गई। पापा, इसे मारिए मत, आपको पता है ना यह बीमार है। वह फर्श पर बैठ गया। मार लीजिए अंकल, आप भी मार लीजिए। वैसे भी जिंदा कहाँ हूं। डॉक्टर कहते हैं। बहुत हो गया इसका ड्रामा, इसे ले जा। मैंने उसके दोस्त को रौब भरे इशारे से उठाया, उसके भी पीठ पर धौल जमाई और बाहर का दरवाजा दिखा दिया। बहुत रोने धोने के बाद जब अनी ट्यूशन पढ़ने गई तो लड़के के खतों की खोज हुई। वे सुंदर पेंटिंग्स थीं, उदास कविताएं थीं, जिनके तल में मृत्यु बह रही थी। मैं इस तल में अपनी बेटी को नहीं डुबोना चाहता था। मैंने उसे समझाने के अलावा बहुत सारे क्रियाकलापों में व्यस्त कर दिया। कॉलेज, कोचिंग, फिर डांस क्लास
और रात को मैं और वह पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट पर बहस करते। मैं समय से दफ्तर से लौटता। उसकी मां ने लंबी छुट्टी ले ली थी। उसे कहीं अकेले नहीं निकलने दिया जाता, सिवाय कॉलेज के ग्रुप के। वह अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आ गई थी और एनिमेशन फिल्मों की दुनिया में एक अमेरिका बेस्ड एनिमेशन कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रही थी। एक दिन वह बहुत खुश थी। उसे भारतीय मैथोलॉजी पर एक छोटी एनिमेशन फिल्म प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। वह बातें कर रही थी, पापा, मुझे अमर चित्र कथाओं को पर्दे पर लाना है एक दिन। आम्रपाली, कच, देवयानी, वासव दत्ता। मैंने उसे उसके कॉलेज के गेट के बाहर उतारा। उसने पोल्का डॉट्स वाली बहुत सुंदर लाल मिडी ड्रेस पहनी थी, तो मुझे वह बीमार, उसकी छोटी फैशनेबल ड्रेसेस पर आपत्ति करने वाला, अपनी बीमारी और मृत्यु की आशंका से भावनात्मक रूप से कमजोर करने वाला लड़का याद आ गया। तेरे उस ड्रामा कंपनी के क्या हाल हैं? ठीक हो गया ना वह? मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होता ऐसों को। वह बस सहानुभूति जीतना, सुंदर और लायक लड़कियों की। मैं एफएम पर चलते गाने की धुन गुनगुनाते हुए पूछ बैठा, पापा, वह अब जिंदा नहीं है। वह तटस्थ थी। उसके चेहरे पर जमा हुआ दुख दिख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। आंसू पी लिए थे उसने, लेकिन मैं उसका रुदन सुन सकता था। उसने उसकी समाधि अपने ही भीतर बनाकर पीड़ाओं का बिना नाम का समाधि लेख लिखकर दरवाजे बंद कर दिए थे खुद के। क्योंकि पापा मम्मी व्यवहारिक हैं, उनकी सोच कुछ और कहती थी, उन किताबों के विपरीत। मुझे एक साथ वो दोनों थप्पड़ याद आ गए जो मैंने पहली बार अनी के मुख पर लगाया था, दूसरी बार उस लड़के के। मन किया 3-4 थप्पड़ अपने गाल पर लगा लूं। मैं बुरी तरह बिखरने वाला था कि अनी ने मेरे स्टीयरिंग व्हील पर कांपते हाथ पर हाथ रखा। पापा, आपकी गलती नहीं। उसके पापा मम्मी डॉक्टर, और वह खुद जानता था कि वह मरने वाला है। मैं ही सोचती थी कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैं अब तक खुद को समझा रहा हूं कि मैं पिता हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत। मैंने उस रोज नहीं सोचा था कि उस थप्पड़ के बदले मेरी आत्मा पर अदृश्य घाव हो जाएंगे और मैं बार बार उन्हें अपने हाथों से सहलाऊंगा। उसकी मृत्यु से मुझे क्यों फर्क पड़ना था? लेकिन मैं हताश रहा पूरा दिन। अपनी हथेलियां देखता, उन्हें अपने गाल पर रख पश्चाताप में झुलस रहा था। उसकी उकड़ू बैठी अवस्था याद आती। दोनों हाथ मोड़े, कोहनियों से चेहरा ढके। मार लीजिए, मार लीजिए। माना मैं आपकी बेटी हूं। आप पापा थे, इससे मैंने कब इनकार किया था? आप बेहतरीन पापा होते होते कहीं चूक गए। मैं आपको आदर्श मानती रही हूं, क्योंकि आपने मेरे स्कूल के जिस दोस्त के कारण पहला थप्पड़ मारा था कि वह एक 4th क्लास लश्कर का बेटा था। पापा, आपने ठीक वैसी ही कहानी अपने बारे में सुनाई थी कि आप एक लैब असिस्टेंट के बेटे थे। बहुत मुश्किलों के साथ आप पढ़े। आपके पास भी 3 जोड़ी कपड़े होते थे और आप भी बहुत ब्रिलियंट थे। आप में अफसर बनने की योग्यता थी। मैंने आपसे कभी बहस नहीं की। आपको मेरी बहस से चोट पहुंचती थी। मैं यह जानती हूं, आपकी आंखें पड़ती हैं कि मेरा मन बहुत जिरह करता है उस इंसानियत और मूल्यों वाली किताबों को लेकर जो आपने बेबी बाथटब में भी पकड़ाई थी। प्लास्टिक कोटेड रफस भालू की किताब, फिर स्कूल जाने पर अमर चित्र कथाएं, पंचतंत्र, कितने सारे महान लोगों की ऑटोबायोग्राफीज। आप मुझे कहते थे, मेरे दोस्तों और सहेलियों ने मुझे बिगाड़ा। नहीं पापा, उनमें तो मुझे किताबों जैसे लीक से हटकर चले अलबेले चरित्र मिले। मुझे जो भी बनाया बिगाड़ा, कुछ किताबों ने, कुछ मेरे अपने दिमाग ने, जो तर्क करता था। मैंने छोटे गेट से झांक कर देखा। बहुत देर तक आप अपने हाथ मसोसते कार स्टार्ट कर धीरे से चले गए थे। मैं आपको ग्लानि में नहीं देख सकती। आप हमारे लेटर्स पढ़कर जाने क्या क्या सोच गए। आपकी बेटी क्या दे सकती थी? जानते हो वह क्या कहकर मरा? अनिंद्या,
मैं तो वर्जिन ही मरने वाला हूँ। सॉरी पापा। हाँ, मैं उससे मिली थी कुछ दिन पहले उसके जाने के। तब मैंने उसे खुद को चूम लेने के लिए कहा था। वो चुंबन एकदम भोले थे, सादे और सीमित। उसने स्वीकार कर लिया था कि वह मर रहा है। उसने खुद को सबसे काट लिया। मैं उसे बताना चाहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह किसी से आश्वस्ति नहीं चाहता था। मैं नहीं कह सकूंगी कि मैं केवल यह चाहती थी कि उसे सुकून मिले, उसकी आंखों में सपने उगें, इसलिए प्यार का ढोंग करती थी। वह अनोखा एवं अटपटा था, मेरे सारे अन्य अच्छे दोस्तों सहेलियों की तरह, जिनके लिए मम्मा के पास एक शब्द है, बेतुके दोस्त, यानी एकदम अजीबोगरीब। मैंने बस कोशिश की थी कि उसके उस रहस्यमय दर्द को समझ सकूं, जिसको समझने में उसके मॉम डैड फेल हो गए। वे सोचते थे कि यह कुछ नाटकीय या बेजा एहसास है। दर्द के बदले प्रेम के अलावा मैं क्या दे सकती थी? उसने मुझे जितना दिया, एक समझ फिल्मों के लिए, कहानियों के लिए, एनिमेशन के लिए, दिन रात लगकर एक सॉफ्टवेयर बनाया उसने। मेरे होने से, मेरे कारण व्यस्त होने से उसे उन दिनों बस बेहतरीन लगा होगा। एक सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड होना, जो हर रोज उससे चैट करती, हाथ से भी चिट्ठियां लिखती, जिनमें शादी और होने वाले बच्चों का जिक्र होता। उसकी डूबती हुई आत्मा में मासूम शरारती सपने फुदकते। बस यही पापा। आपने एक दिन गुस्से में कहा था, देखना यह सब ड्रामा है, एक दिन वह ठीक हो जाएगा और तुम्हें भूलकर किसी और लड़की को डेट करेगा। मैं बुदबुदाई थी, काश वह ढेर सारी लड़कियों को डेट करे। वह दिन आया ही नहीं। उसके आखिरी दिन मोमबत्ती बुझने जैसे थे। बिजली आ जाने पर मोमबत्ती के बुझने के बाद की महक जैसी उदासी दे जाती है ना, ठीक वैसे ही। उसके खत आप मेरी अलमारियों में दिनों दिन खोजते रहे। वो हाथ से नहीं लिखे थे, एक हार्ड डिस्क में थे। संसार भर की क्लासिक फिल्मों, उसके मेरे लिए एनिमेशन फिल्म मेकिंग में काम आने वाले सॉफ्टवेयर्स और इंटरनेट से सैकड़ों फिक्शन डाउनलोडेड किताबों के साथ। हाँ, बिल्कुल वह प्यार करने लायक था। वह हंसाने में माहिर था। शरीर लय में होता तो वह जिंदगी और मेरे लिए जोशीला भी होता। मैं और बड़ी हो जाऊं, आप भी अपनी बेटी से परे की दूसरी दुनिया के दर्द को समझने लायक हो जाओ, तब शायद चुपचाप से उसके खत आपको पढ़ा सकूंगी। वह लिखता था, मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जब धरती कोहरे से ढकी थी, मेरे जैसे लोगों के जन्म का धुंधला संकेत। रात, मरती चांदनी और उदासी। मुझे पैदा होते ही ओटी में ले जाया गया। ओटी की सड़ी हुई रोशनियां, ईथर की गंध और खून की महक मेरे अचेतन में स्थायी है। मेरी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। मेरा पेट फट पड़ने की हद तक फूला हुआ था। माँ बताती हैं, मेरा नन्हा शरीर कितनी नलियों के जाल में छुप चुका था। तुम यकीन करोगी, तब से अब तक मेरी 12 सर्जरी हो चुकी हैं। मैं अपने दोस्तों की मस्तियों, उनके सेक्स से जुड़े अनुभवों और लड़कियों को लेकर उनकी गलीज बातों को अपने अकेलेपन के हाशिए से देखता था। मैं भावुक था, इसलिए उनके रिश्तों में प्रेम नहीं पाकर मुझे दुख होता था, क्योंकि वे लड़कियां इसे प्रेम ही समझा करती थीं। अपनी बॉडी सौंपा करती, जिसे लेकर वे फाहस डिटेलिंग करते खुलेआम। किस लड़की ने कब और किसके साथ अपनी वर्जिनिटी खोई, मुझे बुरा लगता। मैं पहले बहस करता, फिर चुप रहने लगा, क्योंकि वे मेरा मजाक बनाकर मुझे तोड़ते। तुम नहीं जानती कि तुम कितनी अलग थी उन लड़कियों से जो अमीर लड़कों की तरफ भागती थीं। तुम दूर रहती थी ऐसे लड़कों से जो अपनी कारों और गर्लफ्रेंड्स में फर्क नहीं समझते थे। फोन पर तुम बोलती थी और मैं अपनी सारी इंद्रियों का जोर लगाकर उसे सुनता। हर रात दर्द को खुद को सौंपने के बाद केवल रात 10 बजे फोन पर तुम्हारी आवाज मुझे विश्वास दिलाती थी कि मुझे जीना है। मैं खुद से कहता, अच्छी तरह सुन ले, तेरी मुस्कान उसकी उम्मीद है।
दर्द में भी मुस्कुरा। पागल हो तुमने अपने शरीर के सुनहरे रोमों को मुझे छूने दिया, पूरी संवेदनशीलता से। यकीन मानना, मैंने तुम्हें लड़का बनकर नहीं, लड़कियों की संवेदनशीलता के साथ थोड़ा छुआ, बाकी बात के लिए रख दिया सहेज कर। मैं ठीक होने के लिए तैयार था, आगे होने वाली 3 और सर्जरियों के लिए। मैं तुम्हारी परी कथाओं और सुखांत एनिमेशन फिल्मों में जीने लगा। उन सब नेमतों की कल्पनाएं मेरे भीतर घोंसले बनाने लगी थी, जिनमें स्वस्थ होना सबसे पहले आता है। संपन्नता थी मेरे पास और बेहद सुंदर गर्लफ्रेंड। तुम मेरी वेब डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग में माहिर और मौलिक होने की तारीफ करती हो। उस लड़के की क्या योग्यता जिसके पास कोई डिग्री तक नहीं। यही मेरी विडंबना है। मेरे पापा मुझे घर में देखकर खींचते हैं। वे हताश होकर मुझे ही डांटते हैं। मम्मी खाना रखकर चुपचाप अपने स्कूल चली जाती हैं। अब उनकी आंखें भी नहीं डबडबाती। मैं डर जाता हूं कि सब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी मुक्ति है। क्या मेरी बीमारी का मटमैलापन उन सब की रोजमर्रा की जिंदगी में बस गया है? मेरी माँ के बारे में तुम जानना चाहती थी ना? उनका कद बहुत छोटा था शादी के समय। मेरे पिता ने तब ध्यान नहीं दिया, पर मेरे स्वास्थ्य की वजह वह उनके छोटे कद को मानते हैं। मानो उनके भीतर मेरा विकास जन्म से पहले अवरुद्ध हो गया हो। वे कोसते हैं उन्हें मेरे कारण। मेरा जन्म, मेरी शुरुआत, यानी दुख और दुख, मेरी माँ का दुख। वह घर पर रहती हैं तो मुझे जरूरत भर ही देखती हैं, बाकी वे मेरे ही कामों में व्यस्त रहती हैं। मेरा खाना, कपड़े, दवाएं, कमरा जमाना, नई फिल्मों की डीवीडी लाना, डिजिटल पत्रिका के अंक और दूसरी किताबें भर देना। मैं एक छोटे लड़के की तरह ठुनक कर उनको बुलाना चाहता हूँ, उनके महकते सीने में घुसना चाहता हूँ, पर उनकी आंखें कहती हैं डपट कर, बड़े हो चुके हो। ऐसे में मैं वही करता हूँ जो माँ को पसंद है, समय से पहले वयस्क होने का दिखावा, रात भर अच्छी नींद सोने का दिखावा। मैं अपने गुनगुने साफ बिस्तर में सरक जाता हूँ, वहां लंबे समय शांत स्थिर पड़े रहना, सपाट, स्वस्थ और बिना दर्द के होने का दिखावा करते हुए, जबकि आरी चीर रही होती है मेरी आंतों को। दर्द को आदत बना लेता, अगर ये मायावी दर्द रूप न बदलता, न रफ्तार न अंदाज। यह दर्द कभी जलन की तरह होता, कभी गुदगुदाता, कभी सुइयां चुभाता, कभी आरी से चीरता, कभी हथौड़े चलाता, कभी बिजली के झटके सा लगता। मेरे डॉक्टर न कभी समझे, न आज समझ पा रहे थे। यह दर्द था कि हर बात पर हावी था। मैं यह बस तभी भूलता हूं मेरी एंजल, जब तुम साथ होती हो। मैं खुद को तुम पर ढीला छोड़ सकता हूँ, तुम पर चिल्ला सकता हूँ, दर्द की बात 100 बार दोहरा सकता हूँ। तुम सुनती हो कि कहाँ कहाँ यह होता है, आंत की कौन सी भीतरी परत में, कि पसलियों के पार कहीं। मैं खुद के खोल से बाहर आता हूँ। मैं जानबूझकर दोस्तों को कॉल करके कहता हूँ मैं पिज्जा हट में हूँ या सीसीडी में अनिंद्या के साथ हूँ, माई गर्लफ्रेंड। वे उदार हैं, मेरे सामने नहीं हंसते। मैं तुम्हारे साथ आवारा घूमने की खुशी में कांपता हूँ। तुम गोल मारकर चिंता करती हो अटेंडेंस कम होने की। हमें मेट्रो कहाँ कहाँ ले जाती है। मैं तुम्हें चूम पाता हूँ 1 बार 2 बार, किसी दूरस्थ मेट्रो के सुनसान स्टेशन पर। तुम हमेशा कल मिलने का वादा करती हो, पर वह कल पखवाड़ा या महीना लगा लेता है। तुम कहती हो मैं व्यवहारिक नहीं हूं। मैं बहस करता हूं, जिंदगी मेरे साथ व्यवहारिक नहीं है, सो तुम मुहासे पर चिंतित हो जाती हो। मैं अपनी सिकुड़ती और नष्ट होती नर्ज पर चिंतित ना हूं। मैं तुम्हारी बड़ी काली आंखों की चमक के लिए अपना सारा जेब खर्च उड़ा देना चाहता हूं। तुम दूरी बरतने लगी हो 2 सप्ताह से। मैं क्या करूं? नहीं बर्दाश्त होता तुम्हारा स्लीवलेस टॉप और छोटी स्कर्ट पहनना। कितना छोटा मुद्दा है यह, जिस पर हम बिल्लियों की तरह झगड़ पड़े थे तुम्हारे कॉलेज के पिछले गेट पर।
तुम शर्मिंदा हुई थी। तुमने ब्रेकअप की बात कही, अपनी चिट्ठियां और कार्ड्स लौटाने की बात। लौटा दूंगा, पर प्लीज, छोटे कपड़े इतना इश्यू नहीं है। थोड़े दिन बस मेरे लिए तुमसे बदलने की उम्मीद। एक्स्ट्रा चीज पिज्जा में भी और चीज मांगने जैसा है ना। तुम मना करती थी, नहीं पचेगा मत लो, पर मैं स्वाद को दर्द पर तरजीह देता था। मैं बिस्तर तक सिमट जाऊं उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा सामान लौटाने आना चाहता हूं। पापा मम्मी सर्जरियों से थक चुके हैं। हम अब डॉक्टर के यहाँ नियमित चेकअप पर भी साथ नहीं जाते। बस वही दवाएं जो मैं हर खाने के बाद पान या टॉफी की तरह खा लेता हूँ। आजकल मक्खियां तक मुझे चिढ़ा जाती हैं अनिंद्या। मैं कोसता हूं उन्हें। मैं बिना चीखे रोना चाहता हूं। दर्द कम नहीं होता। फिर नींद का इंजेक्शन मुझे सुला जाता है। मैं तुम्हारे प्यार से परेशान होकर रोता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। यह सच है कि तुमने मेरी उम्र 2 साल बढ़ा दी, लेकिन तुमने दूर होकर ठीक नहीं किया। तुमने कहा था तुम हर जगह मेरे साथ चलोगी। मेरे पिछले बर्थडे पर हम कितना घूमे, फ्रेस्को में, जनपद पर। हम कहां कहां छुपकर बैठे, गार्डन्स की बेंचों पर, सबवे में, मेट्रो स्टेशनों पर। तुमने मुझे चूम लेने दिया, सुनहरी पिंडलियों से लेकर होठों तक। मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं प्यार में। मुझे पाने से बेहतर सब्र लगता है। कितने महीनों में हिम्मत कर सका। तुम्हारे गोल चेहरे के क्यूट पिंपल पर ही मेरी सारी खुशी टिक गई। तुमसे बातें, तुम्हारा साथ। तुम दूर जा रही हो तो लग रहा है तुम्हें और लड़कियों की तरह कहीं सीमाओं का अतिक्रमण तो नहीं चाहिए था। या तुम्हें लगा कि तुम हारे हुए घोड़े पर समय बर्बाद कर रही हो। मैं खुद तुम्हें नहीं बता सका कि मुझे क्या हुआ है। मेरी सर्जरियां कोई परिणाम ला सकी कि नहीं। मैं शिद्दत से चाहने लगा था कि मेरा अनाम दर्द काश मेरा ड्रामा होता। याद है एक बार तुम घर आई थी। मैं बिस्तर में कराह रहा था। मेरे होठों पर लाल दाने हुए थे, तेज बुखार था। तुम पास आकर पैरों की तरफ बैठ गईं। तुमने धीमे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहा था कि चूमने से यह सब हुआ है क्या। वो दाने तुरंत गायब हो गए। बुखार उड़न छू। हम स्केटिंग करने गए थे शाम को। तुम बहुत कुछ बदल सकी हो। मैं ही नाशुक्रा हूं, अपने ही कॉम्प्लेक्स का मारा। मैं बड़ा और ठीक हो चुका हूं। बचपन और टीन एज मुझे कब के छोड़ चुके हैं। मेरा मन दुख से भरा है। मैं उन दिनों को वापस कैसे लाऊं। हमने सपना देखा था अंतहीन प्रेम का, शादी का। साथ बैठ बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। मैं अब भूल तो नहीं पा रहा। इस कैंपस से दूर चले जाना मेरे बस में नहीं। तुम्हें कई बार सुबह बस के लिए भागते देखता हूं। तुम कई बार सड़क के स्पीड ब्रेकर से टकराकर बैलेंस खो देती हो। मेरा मन करता है पहले की तरह दौड़ आऊं। मेरे साथ किए तुम्हारे बचकाने रोमांस को मेरा मन दया मानने को तैयार नहीं होता। दया में कोई झगड़ता नहीं है। मैं बहन के आगे अब तुम्हारा नाम नहीं लेता। वह शाम की सैर के समय पूछती है, मैं उसे दुखी और बोर क्यों करूं। पर मैं अतीत की गलियों में चलता हूं। पिछले बुरे और हिंसक वाकये के खटास से उबरना चाहता हूं। मैंने माफ कर दिया तुम्हारे पापा को। गलती मेरी थी, पर मैं बहुत दिनों से नाराज रहा था। उनको बताना मत। मैंने ही उनकी नई कार पर लंबा स्क्रैच लगाया था। अपने कैंपस के गार्डन की बेंच और जामुन के पेड़ों के रास्तों पर अब भी धुंधले पड़ गए हमारे चुंबन बिखरे हैं। बारिश ने उन्हें धोया नहीं है। लाल कलगी वाली चिड़ियां उन जामुनों के पेड़ों पर घोंसला बना चुकी हैं, जिनके नीचे हम देर रात तक बातें करते थे। पापा वह ऐसी फिल्में देखता था, या जिन फिल्मों को हम साथ देखते थे उनके अंत हमेशा ऐसे होते कि नायक नायिका की ऐन उस पल मृत्यु हो जाती जब वे खुशियों के करीब होते, या तो वे अपनी सदाबहार जवानी में ही पथरीले हो जाते, या दूर पटक दिए जाते पागल खानों में, दूसरे देश में कैद, युद्ध बंदी।
मैं पूछती, तुम इन फिल्मों को क्यों देखते हो? चलो इन फिल्मों का अंत बदल कर सोचें, हम ये कहानियां बदल दें। वह इस यकीन में खुश हो जाता, ये कहानियां बदलेंगी, तुम बदलोगी इनको। किस्मत की हवा का रुख सही हो, सही वक्त लौट आए। बुरे दिनों का हिसाब वह भूलने लगता। उसे कॉफी और संतरों की महक घेर लेती। सीसीडी के बाहर हरे घास के टुकड़े में सूरज की रोशनी के स्क्वायर में दो गिलहरियां एक दूसरे से खेलती। उसके बदन में सिहरनों का इजाफा होता। भूख खुल जाती और एक्स्ट्रा चीज मांगता वह अपने बर्गर में। जिस दिन आपने उसे थप्पड़ मारा था, उसके बाद वह अपने घर में बंद होकर रह गया था। उसके साथ आए लड़के ने उसके दोस्तों में बात फैला दी कि आपने उसे थप्पड़ मारा था। वह एक प्रतिशोधी खामोशी में बंद हो गया था। अनजाना दर्द हद से आगे जाकर उसे बेहोश करने लगा था। ऐसी हद से बाहर की तकलीफ में डॉक्टर उसे नशे का इंजेक्शन देते। वह कभी कभी जब नशे के इंजेक्शनों से उबरता तो चैट करता था मुझसे। उसने अपने अकेलेपन को एक पिट्ठू बैग की तरह कंधे पर लटका लिया था और सारी दुनिया का भूगोल गूगल अर्थ पर उसने घूम लिया था। वह घबराता था अंतरिक्ष के ब्लैक होल्स से, मौत के बाद क्या के सवालों पर। पापा, मेरी चिंता मत करना, मैं उसके ना होने को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहती। खुद को व्यस्त कर लूं, सपनों में डुबो दूं। मैं जानती हूं जीना। अभी भले ही मुझे आंख बंद करनी पड़ती है ताकि मुझे कुछ याद ना आए। मैंने आपको जानबूझकर नहीं बताया। उस दिन आपकी एनिवर्सरी थी। फरवरी का एक भीगा सवेरा था। सवेरे की सपाट खामोशी में मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। फोन बजा तो भीतर अनजानी आशंका का तरल कांपा। उसकी बहन का फोन था। अनिंद्या, रोहन नहीं रहा। आज सुबह 5 बजे तक लैपटॉप पर उसने कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी होगी, सुसाइडल बर्ड्स पर। लेमनेड पिया, पीते ही उल्टी की तो मैं उठ गई। वह दर्द से हल्का सा चीखा, फिर बिस्तर पर उल्टा गिरा। पापा ने सीधा किया तो वह जा चुका था। फिल्म तब भी उसके लैपटॉप पर चल रही थी। कहकर बहन सिसकने लगी। मैंने अपने हाथ में खुली लिपस्टिक बंद करके रख दी। टेबल पर रखे पापा आपके और अपने टिफिन में से बिना अपना टिफिन उठाए अपना बैग लिए मैं सीढ़ियां उतर आई। मम्मी पुकारती नहीं। मैंने अपनी रुलाई छुपाते हुए चीख कर बिना उनकी तरफ देखे कहा था, मुझे जल्दी पहुंचना है, लंच तक लौट आऊंगी। 2 मिनट में मैं सड़क पर थी। मैं नहीं जानती थी मैं कहां जाऊंगी। 400 घरों वाले इस कैंपस में एक घर में जहां से वह चला गया था, उसके लिए शोक मनाने जहां उसके माता पिता के परिचित जुटेंगे, वहां जाने का मेरे पास ना अधिकार था ना मोहलत। फिर किसे विदा देती जो अब था ही नहीं। मैं बेमकसद दिल्ली कैंटोनमेंट की सुनसान सड़क पर चलने लगी। जमीन पर बिछा था पतझड़ी पत्तों में लिपटा भीगा सवेरा। सच में मुझे लगा हजारों लाल कलगी वाली काली चिड़ियां अपने टूटे पंखों के साथ सड़कों पर टपकी पड़ी हों। उनकी लाल कलगियां स्लो मोशन में पन्नियों की तरह गिर रही हों। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।